student, in this video lecture we are going to discuss लोड-का-वोल्टेरा मॉडल। लोड-का-वोल्टेरा मॉडल जो है यूजुअली हमारे दो तरीके के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। पहला है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा है प्रीडेटर प्रीडायनेमिक्स। ये क्या है पहले ये समझिए। हम जब भी किसी कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे हमारी कोई एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज हैं। इन स्पीसीज के बीच में अगर एक ही रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा, जैसे सपोज करो जो है एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं और ये एनिमल जो है हर्बीवोर्स हैं, तो ये जो है उस एरिया में पाई जाने वाली घास को खाएंगे। तो इसका मतलब उस एरिया में पाई जाने वाली घास के लिए ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो चूंकि स्पीसीज अलग है तो इस तरीके का कंपटीशन क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इस तरीके के कंपटीशन को जहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो, उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो एक तो लोड-का-वोल्टेरा मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन ऐसे करता है कि भाई जो भी दो स्पीसीज होंगी, जब उनमें एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा तो उनका भविष्य क्या होगा, कौन सी जीतेगी, कौन सी जो है वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर दोनों साथ रहेंगी। तो किस तरीके का जो भविष्य है वो आगे पॉसिबल है, वो हम लोड-का-वोल्टेरा मॉडल से इस तरीके के कंपटीशन में एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो है वो है प्रीडेटर प्रीडायनेमिक्स। प्रीडेटर प्रीडायनेमिक्स कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो जो खा रहा है वो प्रीडेटर और जिसको खाया जा रहा है वो प्रे कहलाता है। तो इनका आपस का जो रिलेशनशिप है कि अगर प्रीडेटर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रे खत्म होने के चांसेस हैं, प्रे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ये दोनों जो हैं किस तरीके से एक बैलेंस बनाते हुए पाए जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी संख्या चेंज होती है, उसको हम प्रीडेटर प्रीडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो इन दोनों मॉडल्स को हम लोड-का-वोल्टेरा मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, दोनों ही रिलेशनशिप को। इस वीडियो लेक्चर में हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को ही मेनली डिस्कस करेंगे। प्रीडेटर प्रीडायनेमिक्स के टॉपिक को मैं दूसरे वीडियो लेक्चर्स में कवर करूंगा। और ये CSIR एंड PG एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मॉडल है और मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको इस लेक्चर्स को पूरा ध्यान से सुनना है। तो ऑर्गेनिज्म, अब देखिए ये तो एक छोटा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था लोड-का-वोल्टेरा मॉडल क्या है और हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको एट पॉपुलेशन लेवल, अगर हम उसको पॉपुलेशन लेवल पर देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई पॉपुलेशन जो है वहाँ पे एक ही स्पीसीज जो है वो ग्रुप बना के पाई जाती है, तो ये एक पॉपुलेशन लेवल है। तो जब हम पॉपुलेशन लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे एक ही स्पीसीज को हम फोकस करते हैं, और जब हम एक ही स्पीसीज को फोकस करेंगे तो पॉपुलेशन लेवल पे हमने दो तरीके की ग्रोथ देखी थी। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी कौन सी ग्रोथ देखी थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली नेचर में होता नहीं है, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो कंडीशंस होती है नेचर में वो कौन सी मिलती है, लिमिटेड रिसोर्स, कि भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम ग्रोथ फॉलो होती है वो कौन सी होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉलो होती है। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ डायनेमिक्स वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई पॉपुलेशन लेवल पे जो ग्रोथ होती है वो दो तरह की होती है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दी हो कि यहाँ सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही स्पीसीज के हैं, क्योंकि हम पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो एक ही स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है वो कौन सा होगा, इंट्रा स्पेसिफिक होगा। इसीलिए जो भी ग्रोथ मॉडल आप पढ़ते हो पॉपुलेशन लेवल पे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे वो लॉजिस्टिक हो, दोनों के जो मॉडल हैं उनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वही प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम कम्युनिटी लेवल पे आते हैं
तो कम्युनिटी लेवल पे एक से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, और एक से ज़्यादा जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज जो हैं, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो एक कॉमन रिसोर्स के लिए कंपटीशन करती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो ए और बी यहाँ पे कॉमन रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हैं, जैसे ए गधा है, बी जो है ए डंकी है, बी जो है वो मान लो काव है, और ये घास खा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही स्पीसीज जो है वो घास के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों का एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसका मतलब दोनों स्पीसीज एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। इसीलिए जब भी आप कम्युनिटी लेवल पे स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या स्पीसीज ग्रोथ को, तो वहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक के साथ साथ आपको कौन सा कंपटीशन भी देखना होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी आपको वहाँ पे देखना होगा। और जब भी हम बात करते हैं इंटर, अब देखिए इंट्रा स्पेसिफिक तो चलो हमने पॉपुलेशन लेवल में भी हम उसको स्टडी कर लेते हैं, जैसे ही कम्युनिटी लेवल पे आए यहाँ पे इंट्रा के साथ हमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को भी हमें ध्यान देना पड़ा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उसको स्टडी कैसे किया जाए, राइट। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया लोटका वोल्टेरा ने। लोटका एंड वोल्टेरा दोनों ही इंडिपेंडेंटली स्टडी किए थे। तो अल्फ्रेड लोटका 1925 में इन्होंने स्टडी की थी, एंड वाइटो वोल्टेरा 1926 में। दोनों ही वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को लेके मैथमेटिकल एक अपना मॉडल दिया। बाद में दोनों का चूंकि कंक्लूजन सेम था, इसीलिए दोनों को आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में हम कंबाइंड तरीके से पढ़ते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल। तो लोटका वोल्टेरा जो मॉडल है, इसमें बेसिकली जो है हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब भी कोई ग्रोथ करता है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो दो तरीके से होगी। पहली तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। अब आप बोलोगे सर आपने एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं पढ़ी? तो देखिए एक्सपोनेंशियल जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेचर में कॉमनली नहीं पाई जाती। तो जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ कह लीजिए इसको, या फिर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, ये कह लीजिए। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो पाई जाती है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन में। और देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे एक इक्वेशन दिया था, और इक्वेशन क्या था कि भाई किसी भी पॉपुलेशन की जो रेट है dn/dt वो rn k माइनस n डिवाइडेड बाई k। ये हमने एक फार्मूला दिया था, और हमने ये बताया था कि ये जो फार्मूला है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो करता है, ठीक है। इक्वेशन हम इसको 1 दे देते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये देखिए dn/dt ये है, इसको कहता है रेट। dn/dt एक्सप्रेस करता है रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा रेट कहें वो ज़्यादा सही है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना चेंज हो रहा है ये है। आर जो है ये था इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। किसी भी पॉपुलेशन का इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या है, आर कहलाता है, क्योंकि हर पॉपुलेशन एक फिक्स रेट से जो है वो इंक्रीज हो रही है। एन जो है वो क्या था, पॉपुलेशन साइज, राइट। तो जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है। यहाँ पे जो के है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कि हर हैबिटेट मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म कितने कैरी कर सकता है, मतलब कितने ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में आ सकते हैं, वो होता है के, राइट। तो हमने ये लॉजिस्टिक ग्रोथ में पढ़ा था। अब देखिए लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है वो हमने पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा था, और पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीसीज के ग्रुप को बोलते हैं। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में पाए जाते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ओनली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन पाया जाता है,
ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मिलेगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन प्रेजेंट ओनली ओनली प्रेजेंट, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो टर्म आई है के माइनस एन बाई के, तो देखिए के माइनस एन बाई के जो होती है ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को शो करता है। इसको टेक्निकल जो वर्ड है इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन भी करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। के कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मान लो एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो है पॉपुलेशन साइज है मान लो 80, राइट, और उसका कैरिंग कैपेसिटी है सपोज करो 200, राइट। तो इसका मतलब कि उसमें 80 उसमें ऑलरेडी हैं और उसमें कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 200 उसमें आ सकते हैं। तो n माइनस के, ये डिफरेंस बाई के, तो n माइनस के कितना हुआ 200, राइट, सॉरी n माइनस के नहीं, k माइनस n, k माइनस n, तो 200 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 200, तो 120 डिवाइडेड बाई 200। इसका मतलब कि हम जो है k माइनस एन को ही अगर देखें, k माइनस एन जो है 120 आ रहा है, इसका मतलब इस जगह में, इस पॉपुलेशन में अभी 120 और आ सकते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कि मतलब इतने और मेंबर्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, ये बताता है k माइनस एन बाई के। अब चूंकि k से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आती है ये हम पर कैपिटा में निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम टोटल के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए हम उसको के से डिवाइड करते हैं। अदरवाइज ये कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो और इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, इसको के माइनस एन बाई के रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि जो कंपटीशन होगा वो के माइनस एन बाई के लिए होगा, क्योंकि जितना बचा है उसी के लिए तो ऑर्गेनिज्म कोशिश करेगा ना। कितना बचा है, के माइनस एन बाई के। इसका मतलब कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को ये रिप्रेजेंट करता है, के माइनस एन बाई के। इसको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और ये वो वैल्यू है इतने ऑर्गेनिज्म अभी उसमें और इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। ये सारी हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में पढ़ते हैं। लेकिन एट कम्युनिटी लेवल अगर हम देखें तो कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें क्या हो रही हैं। कम्युनिटी लेवल पे लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो रही है। अब क्यों मॉडिफाई हो रही है, राइट, उसका रीजन है यहाँ पे देखिए, मॉडिफाइड लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, मॉडिफाइड लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, और लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन क्या है, डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के। अब ये किस तरीके क्यों मॉडिफाई हो रही है, पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी में दो स्पीसीज एक साथ रह रही हैं मान लो, और ये दोनों एक कॉमन रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जब ये दो स्पीसीज एक साथ रह रही हैं तो ए का कुछ ना कुछ इफेक्ट बी पे पड़ेगा और बी का कुछ ना कुछ इफेक्ट ए पे पड़ेगा। अगर मैं ए को मैं स्पीसीज 1 मान देता हूँ, बी को मैं स्पीसीज 2 मान लेता हूँ, तो ए का जो इफेक्ट बी पे पड़ रहा है इसको मैं बोलूँगा अल्फा 1 2, क्योंकि ये इसके साथ कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखा रहा है। और बी का कुछ ना कुछ इफेक्ट ए पे भी पड़ेगा, तो इसको मैं बोलूँगा अल्फा 2 1। देखिए 1 2 मतलब कि जिस अल्फा 1 2 कहते हैं कि कंपटीशन कोफिशिएंट, जो अल्फा है इसको कंपटीशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि ग्रोथ 2 का
स्पीसीज 1 पे क्या प्रभाव पड़ा, जो पहले आ रही है उस पर इफेक्ट पीछे वाली का। और अल्फा 2 1 लिखा हुआ है तो अल्फा 2 1 है मतलब कि स्पीसीज 1 पे ग्रोथ, स्पीसीज सॉरी अल्फा 2 1 अगर लिखा हुआ है तो स्पीसीज 2 पे स्पीसीज 1 का, और अल्फा 1 2 लिखा है तो स्पीसीज 1 पे स्पीसीज 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 को कंपटीशन कॉफिशिएंट। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो दो चीजें दिख रही हैं अल्फा 1 2 एंड अल्फा 2 1, इनको एक नाम दिया गया है और इनको क्या दिया गया है नाम, कंपटीशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो कंपटीशन जो कॉफिशिएंट है ये इसका नाम पड़ गया। आगे इसको डिफाइन भी करेंगे कंपटीशन कॉफिशिएंट क्या है। तो कंपटीशन कॉफिशिएंट क्या है कि जब भी दो स्पीसीज एक कम्युनिटी में रह रही हैं तो ऐसा हो ही, और वो अगर एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हैं तो दोनों का एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर स्पीसीज 1 ए को दे दूं, स्पीसीज 2 बी को दे दूं, तो स्पीसीज 1 पे अगर 2 का कोई इफेक्ट है तो वो है अल्फा 1 2, और अगर स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पे है तो अल्फा 2 1। मतलब जो पहले लिखा हुआ है उस पे इफेक्ट पीछे वाली का, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे अल्फा 1 2 मतलब 2 का 1 पे, अल्फा 2 1 2 पे 1 का, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू पहले आ रही है उस पे इफेक्ट पीछे वाली स्पीसीज का। अब ये कम्युनिटी लेवल पे लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन मॉडिफाई किस तरीके से हुई है, अब हम उसको देखते हैं। तो आगे हमारी अब जो भी स्टडी रहेगी वो इस तरीके से अब सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे हमारी रहेगी। यहाँ हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ को इसीलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि यहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल में अब आगे चीज़ें जो हैं किस तरीके से हो रही हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें जो है लॉजिस्टिक इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी दोनों स्पीसीज के लिए। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन फॉर स्पीसीज 1, पहला जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन फॉर स्पीसीज 1, स्पीसीज 1 या स्पीसीज ए भी हमने इसको नाम दिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपने यहाँ पे लॉजिस्टिक इक्वेशन को ही क्यों मॉडिफाई किया, हाँ राइट, इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2 या स्पीसीज बी, मतलब ये जो इक्वेशन आप निकालने जा रहे हो ये किसकी प्रेजेंस में है, स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में, इसीलिए मॉडिफाई हो रही है वो। क्योंकि अगर ये स्पीसीज 2 नहीं होती तो पॉपुलेशन हो जाता है, स्पीसीज 1 ही पाई जाती है, और स्पीसीज 1 फिर कम्युनिटी नहीं कहलाती है, फिर क्या कहलाता, फिर एक ही स्पीसीज होती। तो स्पीसीज 1 एक ही स्पीसीज के लिए फिर लॉजिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट लग जाती है, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ दो स्पीसीज एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे से compete कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए जो अगर हम एक लॉजिस्टिक इक्वेशन बनाते तो लॉजिस्टिक इक्वेशन कैसे बनता, लॉजिस्टिक इक्वेशन फॉर स्पीसीज 1, अगर हम ये मान के चलते कि भाई स्पीसीज 2 नहीं है तो हम इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, dn1/dt इक्वल टू r1 n1 k1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई k1, इस तरीके से बनाते हैं राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है कि dn1 क्या है r1 क्या है, वही सारी वैल्यू है जो लॉजिस्टिक इक्वेशन में है, बस यहाँ स्पीसीज 1 के लिए इसीलिए सब जो सिंबल है उनमें 1 लगा हुआ है। लेकिन ये इक्वेशन तो तभी एप्लीकेबल हो पाता जब स्पीसीज 1 अकेली पाई जाती है। लेकिन क्या यहाँ पे स्पीसीज 1 अकेली है, नहीं, स्पीसीज 1 जो है अकेली नहीं है। तो स्पीसीज 1 इज नॉट अलोन, क्योंकि
species 1 is not alone, therefore equation will be modified. अब इस इक्वेशन में स्पीसीज 2 के इफेक्ट को भी ऐड किया जाएगा। तो स्पीसीज 1 इज नॉट अलोन, देयरफॉर इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड। अब देखो किस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्पीसीज 1 के लिए अब इक्वेशन क्या आएगी फाइनली, तो यहाँ पे देखिए, तो फाइनल जो इक्वेशन है, मॉडिफाइड जो इक्वेशन आएगी, इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2 लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट, मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी, देखिए dn1 बाई dt इक्वल टू r1 n1 k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 2 n2 डिवाइडेड बाई k1, राइट। अब देखिए यहां तक तो ये इक्वेशन जो है लॉजिस्टिक ही है। इसमें हमने जो न्यूली एडेड टर्म्स हैं वो क्या है, अल्फा 1 2 और n2, ठीक है। तो यहाँ पे r1 क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ऑफ स्पीसीज 1, n1 क्या है, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1, k1 क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1, अल्फा 1 2 क्या है, तो देखिए इसको पढ़िए, अल्फा जो 1 2 है वो है कंपटीशन कॉफिशिएंट, क्या है, कंपटीशन कॉफिशिएंट। तो कंपटीशन जो कॉफिशिएंट है पर कैपिटा है, ये पर कैपिटा, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये एक ऑर्गेनिज्म का, सिंगल ऑर्गेनिज्म का दूसरे स्पीसीज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये दिखाता है। लेकिन वो एक दूसरे स्पीसीज में वो सिंगल तो है नहीं, और भी हैं। तो ये है पॉपुलेशन। अगर आपको पूरी पॉपुलेशन दूसरी स्पीसीज का इफेक्ट देखना हो तो पूरी उस पॉपुलेशन साइज का आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2। तो देखिए यहाँ पे इसको समझिए, कंपटीशन कॉफिशिएंट अल्फा 1 2 में अगर बोल रहा हूँ तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि जो डिजिट पहले लिखी हुई है वो स्पीसीज 1 है, जो डिजिट अल्फा के साथ बाद में लिखी हुई है वो स्पीसीज 2 है। तो जो डिजिट पहले आ रही है उस पर पीछे वाली का इफेक्ट, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे अल्फा 1 2 अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब स्पीसीज 1 की ग्रोथ पे स्पीसीज 2 का जो इफेक्ट है वो अल्फा 1 2 कहलाएगा, अगर हम उसको कॉफिशिएंट के रूप में देखते हैं। लेकिन ये इफेक्ट क्योंकि पर कैपिटा होता है, एक ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हमें पूरी स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन का इफेक्ट देखना है तो अल्फा 1 2 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, n2 से करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास अब टोटल इफेक्ट आ जाएगा। और उस टोटल इफेक्ट को हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट k1 माइनस n1 में से माइनस कर देते हैं, राइट। तो देखिए मैंने ये बताया था कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये कि ये जो पार्ट है इस इक्वेशन का, ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को रिफ्लेक्ट करेगा। इट रिफ्लेक्ट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। और क्यों करेगा ये भी मैंने बता दिया था, क्योंकि भाई कंपटीशन तो इनके लिए होगा ना जो बचा है, रिफ्लेक्ट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो एक दूसरा पार्ट आ गया इसमें, वो क्या है, अल्फा 1 2 n2 डिवाइड, ये वाला पार्ट, ये दूसरी स्पीसीज के इफेक्ट को दिखा रहा है। तो इट रिफ्लेक्ट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो मतलब इस इक्वेशन में आपने इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो इस इक्वेशन में आपने इंट्रा और इंटर दोनों को ही इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है, राइट। तो अब अल्फा 1 2 n2 डिवाइडेड बाई k1, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये इंटर स्पेसिफिक को, और k1 माइनस n डिवाइडेड बाई k1 ये किसको, इंटर स्पेसिफिक को। और ये मैंने बोला था कि कम्युनिटी लेवल में दोनों ही कंपटीशन वहां पे पाए जाएंगे। तो देखो इक्वेशन में दोनों कंपटीशन आ गए।
अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन जो 1 है ये स्पीशीज 1 के लिए है। वैसे ही इक्वेशन किसके लिए बनेगी, स्पीशीज 2 के लिए। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन ऑफ स्पीशीज 2, ऑफ स्पीशीज 2 and in presence of species 1, in presence of species 1। अब देखिए जब भी आप स्पीशीज 1 के प्रेजेंस में देखोगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन में क्या होगा, सेम वही चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उन चीजों को फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं सीधा उस इक्वेशन को लिखता हूँ dN2/dt इक्वल टू R2N2 K2 माइनस N2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे स्पीशीज 2 पे स्पीशीज 1 का क्या इफेक्ट होगा तो उसको देख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा 2 1 और N1, क्योंकि यहाँ पे N2 पॉपुलेशन पे N1 पॉपुलेशन का इफेक्ट देखा जाएगा A2। ठीक है, ये हो गया लोट का वोल्टेरा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। इनको बोलते हैं मॉडिफाइड जो इक्वेशंस होती हैं इनको बोलते हैं लोट का वोल्टेरा इक्वेशन, लोट का वोल्टेरा, लोट का वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीशीज 2, लोट का वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीशीज 2। ठीक है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में, स्पीशीज 1 की प्रेजेंस में। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, dN2/dt इक्वल टू R2N2 K2 माइनस N2 माइनस अल्फा 2 1 N1/K1। और पहली जो इक्वेशन स्पीशीज 1 के लिखी थी स्पीशीज 2 की प्रेजेंस में वो क्या थी, dN1/dt इक्वल टू R1N1 राइट K1 माइनस N1 माइनस अल्फा 1 2 N2 राइट, उसके बाद डिवाइडेड बाई K1। और ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था। तो इसको कहा था लोड का वोल्टेरा इक्वेशन 1 फॉर स्पीशीज 1, दिस इज लोड का वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीशीज 2। तो मॉडिफाइड हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो इस तरीके से लोड का वोल्टेरा ने लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की प्रेजेंस में वो किस तरीके से मॉडिफाई होती हैं, इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो कंपटीशन, पहले तो हम ये देखते हैं, देखिए कंपटीशन कोएफिशिएंट जो है, अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है ये वैसे हमें पता है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। N1 जो है स्पीशीज 1 का पॉपुलेशन साइज, R1 इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ऑफ स्पीशीज 1, N1 वही पॉपुलेशन साइज, K1 जो है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1, N1 जो है वो पॉपुलेशन साइज, अल्फा 1 2 कंपटीशन कोएफिशिएंट ऑफ स्पीशीज। अब ये कंपटीशन जो कोएफिशिएंट अल्फा 1 2 है ये वो है जो स्पीशीज 1 पे स्पीशीज 2 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो है K1 और K2, ये क्या है, ये है कैरिंग कैपेसिटी राइट। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है ये वैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैरिंग कैपेसिटी। अब स्पीशीज 1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो K1 और जो स्पीशीज 2 की है वो K2। यहाँ पे R1 R2 क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक जो ग्रोथ रेट है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, तो जो स्पीशीज 1 की इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है वो R1 और स्पीशीज 2 की जो ग्रोथ रेट है वो R2। उसके बाद यहाँ पे N1 N2 जो है वो पॉपुलेशन साइज है। अब अल्फा 1 2 राइट, अल्फा 1 2 कहते हैं कि कंपटीशन कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, कंपटीशन कोएफिशिएंट।
तो अल्फा 1 2 कंपटीशन कोफिशिएंट COE अब ये कंपटीशन कोफिशिएंट किसके इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा? तो रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ species 2 on species 1 growth, right? Reflect of species 2 effect on species 1 growth। तो मतलब स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर क्या की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है वो अल्फा 1 2 रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? क्योंकि ये पर कैपिटा होता है, ये हमेशा याद रखना। अल्फा 2 1 पर कैपिटा का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में। अल्फा 2 1 से वही कंपटीशन कोएफिशिएंट reflect the effect of species 1 on species 2। मतलब जो पहले नंबर आ रहा है उस पर पीछे वाली का इफेक्ट, सीधा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आई है ये इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ अल्फा की जो वैल्यू है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इफ अल्फा, जैसे अगर मैं ये ध्यान रखना है कि इफ अल्फा, राइट, 1 2 या अल्फा 2 1 दोनों के लिए ये लागू होती है, चाहे अल्फा 1 2 या अल्फा 2 1 इज लेस देन 1। अगर अल्फा 1 2 की वैल्यू या अल्फा 2 1 की वैल्यू 1 से कम है तो देखिए ये अल्फा किसको दिखा रहा है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, और वो 1 से कम है, इसका मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन डोमिनेट होगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती है किसी भी कैलकुलेशन में तो इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है, जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटी में आपको दोनों कंपटीशन मिलेंगे, तो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन डोमिनेंट होगा, मतलब कि इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट? तो इसका मतलब कि यहाँ इंट्रा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इफ अल्फा 1 2 या अल्फा 2 1 इज मोर देन 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है देन, तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डोमिनेट हो जाता है। ये तो अल्फा से हमें जो कंक्लूजन मिल रहा है उसके बारे में, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है हमें ये देखना है कि भाई ये तो चलो अल्फा का जो वैल्यू है उसके बेस पे हमारे दो कंक्लूजन है, राइट? इसमें ये तो अब तक हमने ये देखा कि जो भी अल्फा वैल्यू है क्या उसका कंक्लूजन है। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि लॉजिस्टिक जो ग्रोथ इक्वेशन है वो दो स्पीसीज जब एक दूसरे के साथ compete करती हैं तो इस कंडीशन में किस तरीके से मॉडिफाई होती है, और वहाँ पे कंपटीशन कोएफिशिएंट जो है उससे हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो लोटका-वोल्टेरा मॉडल है इसके कुछ मतलब जब इसको स्टडी किया गया था तो ये जो है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। एजम्पशंस में कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे लोटका-वोल्टेरा मॉडल अगर आप चाहते हो कि उसका कंक्लूजन एग्जैक्टली जो आपने कैलकुलेट किया वही मैच हो, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें क्या होती हैं, 3-4 पॉइंट हैं। जैसे एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, कंपटीशन कोएफिशिएंट, कैरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, आप ये मान के चल रहे हो। इंडिविजुअल जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे आइडेंटिकल हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इफेक्टिव है कुछ कम इफेक्टिव है। पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्सिफाई को अलाउ नहीं कर रही है,
एंड एनवायरनमेंट जो है वो होमोजेनस है। ऐसा नहीं है कि उस एनवायरनमेंट की कुछ जगह का एनवायरनमेंट ज़्यादा ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये 3-4 एजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान रखने, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतने हैं नहीं। अब हम डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं कि जो डायनेमिक्स है उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप ग्रोथ जैसे क्या, जैसे अगर यहाँ पे, अब यहाँ से आगे की सारी जो स्टडी है वो आपको ग्राफिकल करनी है, राइट। मतलब ग्राफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिए, आगे मैं उसको ग्राफ में एक्सप्लेन करूँगा, फिर वहाँ पे और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगी, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे चीज़ आती है, जैसे दो एरिया हैं, राइट। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे ये एक एरिया है, जैसे एक पेड़ है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं पेड़ का, ठीक है। इस पेड़ पे दो स्पीसीज रह रही हैं, ये एक ट्री है, इस ट्री पे जो स्पीसीज ए है और दूसरी स्पीसीज कौन सी है, बी, राइट। स्पीसीज जो ए है इस ट्री पे मैक्सिमम, जैसे अगर मैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी देखूं, सपोज करो 100 है, और अगर मैं इसकी कैरिंग कैपेसिटी देखूं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बी सपोज करो 200 है, मतलब इस पेड़ पे बी जो है वो मैक्सिमम 200 आ सकती है और ए स्पीसीज जो है वो कितनी आ सकती है, 100 आ सकती है। इस तरीके से मान लो कोई कंपटीशन है, अब चूंकि एक ही पेड़ पे रह रहे हैं तो इनका कंपटीशन है, राइट। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं, जैसे मुझे स्पीसीज 1 जो है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 है, लेकिन मैं ये पूछूं आपसे कि भाई इतनी कैरिंग कैपेसिटी को बी का कितना ऑर्गेनिज्म यूज कर लेगा। मतलब अगर मैं जैसे सपोज करूं यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी 100 है, मतलब 100 ए के मेंबर्स रह सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को घुमा के पूछूं, मैं ये पूछूं कि ए के तो 100 रह सकते हैं, लेकिन इतनी ही जगह में बी के कितने रह सकते हैं, मतलब जितनी जगह में ए के 100 रह रहे थे उतनी जगह में बी के कितने रह सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि ए बाई अल्फा 1/2, राइट। कि मतलब इसकी कैरिंग कैपेसिटी को अगर इसके द्वारा बी के द्वारा यूज किया जाएगा तो नंबर ऑफ, राइट, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ N2 या स्पीसीज 2 ऑर्गेनिज्म, मतलब स्पीसीज 2 के इतने ऑर्गेनिज्म इस उसमें रह सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज बी ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब कि आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको कंपटीशन कोफिशिएंट दिया हुआ है एक स्पीसीज का और कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है कि दूसरी स्पीसीज के साथ अगर ये स्पीसीज कंपटीशन कर रही है तो उसके कितने मेंबर्स इस कैरिंग कैपेसिटी में आ सकते हैं, राइट। तो ये उसका एक फॉर्मूला है, आप कैरिंग कैपेसिटी को उसके कंपटीशन कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। सेम इधर भी लागू होता है। अब यहाँ पे बी स्पीसीज के 2 से मेंबर आ सकते हैं, तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी हुई। अब मैं अगर ये कहूँ कि इतनी कैरिंग कैपेसिटी में ए स्पीसीज के कितने मेंबर्स आ सकते हैं, तो इसको भी मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज बी डिवाइडेड बाई कंपटीशन कोफिशिएंट ऑफ स्पीसीज 2 1, राइट। तो यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज ए ऑर्गेनिज्म, कि मतलब इस कैरिंग कैपेसिटी में स्पीसीज ए के इतने ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये इक्वेशन कहाँ से निकला वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी को मैं कभी कंपटीशन कोफिशिएंट से डिवाइड करूँ तो मुझे वो दूसरे स्पीसीज के उन ऑर्गेनिज्म के नंबर देगा जो इतने
इस स्पीसीज के कैरिंग कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपका यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे मैं इस इक्वेशन को और एक्सप्लेन करूँगा कि ये इक्वेशन आया कहाँ से है, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल स्टडी पे कि लोड का वोल्टेराम है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जब भी मैं ग्राफिकल एक स्पीसीज पे दूसरे स्पीसीज के इफेक्ट को स्टडी करता हूँ, तो यहाँ जब दो पॉपुलेशन का एक दूसरे के साथ किस तरीके से इफेक्ट है उसको मैं स्टेट स्पेस ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं स्टेट स्पेस ग्राफ, राइट। तो दो पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, लोड का वोल्टेराम मॉडल की इक्वेशन के थ्रू अगर मैं उसको ग्राफिकल तरीके से पढूं, मतलब यहाँ पे ये जो ग्राफ बना रहा हूँ ये वैल्यू कहाँ से आई, लोड का वोल्टेज इक्वेशन ने दी। तो देखिए उस अब इन वैल्यू के जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो हमें दोनों पॉपुलेशन का एक ग्राफ मिलता है उसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस ग्राफ, राइट। अब स्टेट स्पेस ग्राफ जो है यहाँ पे दो होंगे, दो कैसे, एक तो स्पीसीज 1 के लिए फॉर स्पीसीज 1, राइट, फॉर स्पीसीज 1 कह लीजिए या ए कह लीजिए, राइट। और दूसरा किसके लिए होगा, फॉर स्पीसीज 2, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे दोनों को एक में ही बना सकता था, लेकिन उससे क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ स्टेट स्पेस ग्राफ, अब पहले ये देखिए स्टेट स्पेस ग्राफ है क्या, कि इस तरीके से जो साइज है दोनों पॉपुलेशन का, स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन का और स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन का, वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से उनकी डायनेमिक्स एक दूसरे से जुड़ी होती है। लोड का वोल्टेज इक्वेशन के बेस पे हम जो ग्राफ बनाते हैं उसको स्टेट स्पेस ग्राफ कहते हैं। अब इसमें हम दोनों पॉपुलेशन को एक साथ स्टडी करेंगे ग्राफिकल तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने N1 को ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने N2 को ले लिया, मतलब फर्स्ट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो एक्स एक्सिस को वो कर रही है और वाई एक्सिस जो है वो N2 पॉपुलेशन मतलब स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, राइट। मैं ये मान के चलता हूँ कि स्पीसीज जो 1 है इसकी कैरिंग कैपेसिटी K1 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कैरिंग कैपेसिटी इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो K1 है, राइट। अब जब इसकी कैरिंग कैपेसिटी K1 है और हमें अगर इसका कंपटीशन कोएफिशिएंट पता है तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इतनी कैरिंग कैपेसिटी को स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स यूज कर सकते हैं। मान लो इतनी वैल्यू इसकी आ गई तो इसको क्या कहूँगा मैं, K1 बाई अल्फा 1 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैंने ऐसे ही तो निकाली थी, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे काट रहा है, ये जो वैल्यू है हमने ये कैसे कैलकुलेट की, K1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अल्फा 1 2 वो गिवन होगा और K1 कैरिंग कैपेसिटी हर हैबिटेट की फिक्स होती है कि वो कितना ऑर्गेनिज्म अलाउ कर सकता है। तो K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 ये स्पीसीज 2 के उन मेंबर्स को की संख्या को बताएगा जो इस कैरिंग कैपेसिटी में आ सकते हैं, राइट। तो देखिए जब भी आप दो पॉपुलेशन का आपस में ऐसे ग्राफ बनाते हैं इसको स्टेट स्पेस ग्राफ बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे ये स्पीसीज 1 के लिए बनाया हूँ, तो स्पीसीज 1 के लिए कैरिंग कैपेसिटी है K1 और इस K1 कैरिंग कैपेसिटी को स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स यूज कर सकते हैं उसकी संख्या कैसे पता चलेगी, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2, राइट। यहाँ पे इस ग्राफ में आपको एक लाइन दिख रही, दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन आती है, इस लाइन को कहते हैं जीरो आइसोक्लाइन लाइन, राइट। तो इस लाइन का क्या नाम है, जीरो आइसोक्लाइन लाइन, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे जो हमें लाइन मिली है ये है जीरो आइसोक्लाइन लाइन। तो जीरो आइसोक्लाइन जो लाइन है इस पे dN1/dt ये जीरो होता है, मतलब ये इस dN1/dt क्या रहेगा यहाँ पे जीरो, आइसोक्लाइन लाइन पे dN1/dt जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना।
ये जो लाइन है जो हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बनी है K1 और K1 बाई अल्फा 1/2 को मिलाने से जो लाइन मिली है वो जीरो आइसोक्लाइन लाइन कहलाती है। अब देखिए, अब जीरो आइसोक्लाइन लाइन की खास बात क्या होती है कि वहां पे dn/dt जीरो होता है, क्योंकि ये स्पीसीज 1 के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे dn जो है वो dn1/dt जीरो हो गया है। इस आइसोक्लाइन लाइन के दो एरिया आपको दिख रहे हैं, एक तो है इसके नीचे का एरिया, राइट, और एक है इसके बाहर का एरिया। तो जीरो आइसोक्लाइन जो लाइन है, ये दोनों एरिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें शो कर रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है कि स्पीसीज 1 यहाँ से शुरू होगी इस जीरो लाइन से, और किसी भी स्पीसीज को कोई भी हैबिटेट कहाँ तक अलाउ कर सकता है? उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक अलाउ कर सकता है। इसका मतलब इस एरिया में K1 तक स्पीसीज 1 ग्रो करेगी, इंक्रीज होगी। स्पीसीज 1 इंक्रीज, तो स्पीसीज 1 इंक्रीज मतलब इस जोन में स्पीसीज 1 जो है आइसोक्लाइन लाइन से नीचे स्पीसीज 1 इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है जीरो, और किसी भी स्पीसीज को हैबिटेट कहाँ तक अलाउ करेगा? उसके कैरिंग कैपेसिटी तक, इसीलिए स्पीसीज 1 इंक्रीज होती है। अब जैसे ही आप आइसोक्लाइन लाइन के बाहर आते हो, तो क्या किसी, अब ये जैसे ही आप बाहर आओगे, इसका मतलब अब आप कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर चुके हो? क्रॉस कर चुके हो। और जैसे ही आप आइसोक्लाइन लाइन के बाहर आए हो, आपने क्रॉस कर लिया है कैरिंग कैपेसिटी। अब स्पीसीज 1 इंक्रीज नहीं होगा, अब क्या होगा? स्पीसीज 1 डिक्रीज। अब डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि स्पीसीज 1 के मेंबर्स की संख्या कैरिंग कैपेसिटी से क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। तो हमें स्टेट स्पेस ग्राफ से चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। पहला तो ये कि भाई दोनों पॉपुलेशन के बीच में जब आप ये ग्राफ बनाते हो तो उसको स्टेट स्पेस ग्राफ बोलते हैं। स्टेट स्पेस ग्राफ में आप जो है दोनों एक्सिस को जिस लाइन से मिला रहे हो, जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी और दूसरे स्पीसीज के वो मेंबर्स की संख्या जो एक स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी को यूज कर सके, इन दोनों को जब मिलाते हो तो जो लाइन बनी है उसको जीरो आइसोक्लाइन लाइन कह रहे हैं। जीरो आइसोक्लाइन लाइन पे dn/dt जीरो होता है। अब इस जीरो आइसोक्लाइन लाइन के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे स्पीसीज इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जीरो से कैरिंग कैपेसिटी तक K1 तक संख्या बढ़ेगी, हैबिटेट उसको अलाउ करेगा, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी के बाद हैबिटेट उसको अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए आइसोक्लाइन लाइन के बाहर स्पीसीज 1 की संख्या डिक्रीज होगी। तो ये तो स्टेट स्पेस ग्राफ रहा स्पीसीज 1 के लिए। अब हम यही ग्राफ बनाएंगे स्पीसीज 2 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्पीसीज 2 के लिए आप थोड़ा सा इसको ईजिली समझ लोगे, आपको उतना परेशान ये नहीं करेगा। और थोड़ा सा ये मैथमेटिकल ज़रूर है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे कंपटीशन में इसमें बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो n1 पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और जो y एक्सिस है वो n2 पॉपुलेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे अब ये मैं चूंकि स्पीसीज 2 के लिए बना रहा हूँ, तो स्पीसीज 2 के लिए कैरिंग कैपेसिटी में सपोज कर रहा हूँ ये है K2, राइट। तो इस कैरिंग कैपेसिटी को स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स यूज कर सकते हैं उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? K2 बाई अल्फा 21 से, राइट। तो K2 बाई अल्फा 21 से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू, वो है स्पीसीज 1 के वो मेंबर्स हैं जो स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। तो K2 और जब मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक लाइन प्राप्त होगी, और उस लाइन को मैं क्या बोलूँगा? जीरो आइसोक्लाइन लाइन। तो ये स्पीसीज 2 के लिए जीरो आइसोक्लाइन लाइन है। अब जो जीरो आइसोक्लाइन लाइन है स्पीसीज 2 के लिए, यहाँ पे dn2/dt क्या होगा? जीरो होगा। dn2/dt इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये आइसोक्लाइन लाइन है, राइट। अब सेम वही कंक्लूजन यहाँ रहेगा कि जो स्पीसीज 2 है वो आगे की तरफ, जैसे देखिए यहाँ पे दो एरिया आ गए, यहाँ भी इस आइसोक्लाइन लाइन के नीचे का एक एरिया ये है, और आइसोक्लाइन लाइन के बाहर का जो एरिया है वो ये है। तो इस आइसोक्लाइन लाइन के नीचे जो है
स्पीसीज 1 अगर 0 से कहाँ तक मैक्सिमम जाएगी, K2 तक बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसमें वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, स्पीसीज 2 इंक्रीज। तो आइसोक्लाइन लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वो उसमें स्पीसीज 2 इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्पीसीज, देखिए ये ग्राफ में किसके लिए बना रहा हूँ, स्पीसीज 2 के लिए, तो मैं किसकी कैरिंग कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में ग्राफ को एनालिसिस करूंगा, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी। तो स्पीसीज 2 पहले T0 पे क्या थी, 0, अब वो कितने तक बढ़ सकती है, K2 तक बढ़ सकती है। इसका मतलब कि इस एरिया के अंदर स्पीसीज 2 बढ़ रही है, राइट। अब स्पीसीज 2 मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर चुकी है, तो वो मतलब बाहर आ चुकी है आइसोक्लाइन लाइन से। इसीलिए आइसोक्लाइन लाइन जो है इसके बाहर जो है स्पीसीज 2 जो है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए बाहर क्या लिखा रहता है, स्पीसीज 2 डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज होगी ये आपको समझ में आ गया है। अब K1 बाई अल्फा 1, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 और K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, ये क्या है? K1 क्या है? K1 है यहाँ पे स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स यूज कर सकते हैं, वो ये रहा। वैसे ही K2 क्या है, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी, इसको स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स यूज कर सकते हैं, वो है K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1। तो स्टेट स्पेस ग्राफ जो है उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जा रहा है, और वहाँ पे जो आइसोक्लाइन लाइन होती है वहाँ dN/dt क्या होता है, 0 होता है। वहाँ पे आपको पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये आइसोक्लाइन लाइन का एक मीनिंग है। और वैसे भी वो आपको ग्राफ से भी पता चल रहा है कि देखिए जैसे ही आप इस लाइन तक आ रहे हैं, स्पीसीज बढ़ रही है, यहाँ से घटना शुरू हो गया, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रोथ क्या हो गई है, 0, इसलिए इसको आइसोक्लाइन लाइन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्पीसीज के लिए हमने अलग अलग स्टेट स्पेस ग्राफ पढ़े। अब यहाँ पे स्टेट स्पेस ग्राफ में जो आइसोक्लाइन लाइन थी वहाँ पे आपने ध्यान दिया हो एट आइसोक्लाइन लाइन। तो आइसोक्लाइन लाइन जो है, तो आइसोक्लाइन जो है लाइन वहाँ पे dN/dt ये क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो dN/dt जब 0 होगा तो dN1/dt भी 0 होगा एंड dN2/dt भी 0 होगा, मतलब दोनों पॉपुलेशन का जो है वो 0 हो जाएगा। तो फॉर स्पीसीज 1, अब मैं यहाँ पे इस फॉर स्पीसीज 1, अब इस फॉर स्पीसीज 1, अब इसके बेस पे मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो स्पीसीज 1 के लिए करूँगा, और इधर जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो किसके लिए करूँगा, फॉर स्पीसीज 2, ताकि आपको ये पता चले कि जो मैंने इक्वेशन वहाँ डिस्कस किया था, जो मैं बोल रहा था कि अभी आपको थोड़ा सा ये याद रखना वो कहाँ से आया। तो देखिए dN1/dt अगर 0 हो रहा है, ठीक है, तो dN1/dt 0 होगा, तो R1 N1 K माइनस N1 अल्फा 1 2 N2 भी क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। क्योंकि इसके नीचे जो टर्म थी वो आपने इधर भेज दी, तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे राइट ये हो गया। अब कोई भी पॉपुलेशन की जो साइज है वो कब नहीं बदलेगा, कांस्टेंट कब रहेगा, जब उसका इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या हो, 0 हो। तो दिस इज ट्रू, ये सही कब हो सकता है, इफ R1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। किसी भी पॉपुलेशन का साइज मतलब तब चेंज नहीं होगा जब उसमें कोई ग्रोथ ही ना हो। तो जब R1 0 हो जाएगा तो ये बाहर की पूरी टर्म्स क्या हो गई, 0। तो बाहर की पूरी टर्म 0 हो गई, तो क्या आ गया, K1 माइनस N1 माइनस अल्फा 1 2 N2 क्या हो गया, ये भी 0। तो K1 माइनस अल्फा 1 2 N2 इक्वल टू N1, राइट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला। ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे ये पॉपुलेशन नहीं होती, स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन नहीं होती, तो K1 किसके इक्वल हो जाता, N1 के। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन कहाँ तक जा सकती थी, K1 तक जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, राइट।
तो इसका मतलब स्पीसीज 2 का जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है, और स्पीसीज 2 जो है स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी को कम कर रही है, राइट। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, क्योंकि N2 क्या है, स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2 स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि पहले अगर ये N2 देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर N1 नहीं होता, जैसे स्पीसीज 1 नहीं होता, तो इफ N1 0, अगर मैं N1 को क्या मान लूँ 0, इसका मतलब है कि स्पीसीज 1 है ही नहीं, तो K1 माइनस अल्फा 1 2 N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको इधर ले आओ और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिला, इसीलिए N2 इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2, ये आ गया वो फॉर्मूला जो मैंने वहाँ बोला था। अभी इसको सिर्फ याद रखो कि मतलब अगर मैं, अब देखिए इक्वेशन 3 ये कह रही है कि स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी कम हुई है। क्यों? क्योंकि स्पीसीज 1 पहले जो है K1 के बराबर ग्रोथ कर सकती थी, लेकिन स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में वो कितना ग्रोथ कर सकती है, मैक्सिमम K1 माइनस अल्फा 1 2 N2 इक्वल टू N1, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेंबर्स की संख्या है वो कैरिंग कैपेसिटी तक स्पीसीज 1 के नहीं जा सकते स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में। इक्वेशन 3 ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीसीज 1 मान लो नहीं होता, तो इस कैरिंग कैपेसिटी को N2 के कितने मेंबर्स यूज कर पाते, तो K1 माइनस अल्फा 1 2 N2 भी क्या हो जाता है 0। अगर स्पीसीज 1 नहीं होता तो इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 4, कि N2 इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2। अब ये क्या है, N2 वो ऑर्गेनिज्म की संख्या है स्पीसीज 2 के जो स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी में मैक्सिमम आ सकते हैं, और ये वही फॉर्मूला है जब मैं स्टेट स्पेस ग्राफ प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ये बोला था कि अभी इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आगे ये मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे आया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये इक्वेशन कैसे आया। अब मैं स्पीसीज 2 के लिए देखता हूँ, स्पीसीज 2 के लिए भी सेम वैसे ही रहेगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं है। स्पीसीज 2 में हमें उतना दिक्कत नहीं आएगा। देखिए 4 स्पीसीज 2, ये तो किसके लिए था, स्पीसीज 1 के लिए। अब स्पीसीज 2 के लिए 4 स्पीसीज 2, तो स्पीसीज 2 के लिए यहाँ पे dN2 बाई dt, क्योंकि आइसोक्लाइन लाइन पे dN बाई dt क्या हो रहा है 0, क्योंकि मैं स्पीसीज 2 के लिए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा dN2 बाई dt इक्वल टू 0। जब ये वहाँ 0 हो रहा है तो वहाँ पे R2 N2 K2 माइनस N2 माइनस अल्फा 2 1 N1 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये कब सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सेम वही दिस इज ट्रू। किसी भी पॉपुलेशन का साइज कब चेंज नहीं होगा, dN बाई dt dN2 बाई dt 0 कहता हूँ, इसका मतलब उस पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं हो रहा है। ये कब होगा, दिस इज ट्रू इफ R2 इज इक्वल टू, ये कब ट्रू होगा जब R2 क्या होगा 0। R2 क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। अब अगर ये बाहर वाला ही पूरा 0 हो जाए तो K2 माइनस N2 माइनस अल्फा 2 1 N1, ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको इधर ले आई है, K2 माइनस अल्फा 2 1 N1 इज इक्वल टू N2। इसका मतलब देखिए ये सेम वही इक्वेशन आ गया, लेकिन स्पीसीज 2 के लिए है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 5। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर स्पीसीज 1 नहीं होती, ये टर्म नहीं होता, तो N2 की वैल्यू किसके इक्वल होती, K2 के। K2 क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 2। N2 क्या है, पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2। तो इतना स्पीसीज 2 मैक्सिमम K2 के बराबर ग्रो कर सकता था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1 ये इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर है। अब अगर मैं स्पीसीज 2 को गायब कर दूं, इफ N2 इक्वल टू क्या हो जाए 0, अगर मैं ये मानूं कि भाई N2 यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गया है, तो N2 की जो कैरिंग कैपेसिटी थी उसको
N1 मतलब स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कितने स्पीसीज 1 के मेंबर्स आ सकते हैं। तो अगर इफ N2 इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 माइनस अल्फा टू 1 N1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि N2 क्या मान लिया 0। तो यहाँ पे उसी तरीके से एक इक्वेशन निकल के आएगा। इसीलिए N1 मतलब स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स इस कैरिंग कैपेसिटी में आ सकते हैं, तो K2 डिवाइडेड बाई अल्फा टू 1, ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। ये हो गया इक्वेशन 6। तो ये जो चारों इक्वेशन हमने डिस्कस की, ये आइसोक्लाइन लाइन को dn बाई dt जीरो होता है, तो वहाँ पे उसको जीरो रख के हमने ये सारे ड्राइव किए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि भाई जो है आपका जो दोनों स्पीसीज हैं, राइट। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं कि अगर आइसोक्लाइन लाइन पे स्पीसीज 1 जो है स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, वो कितना यूटिलाइज कर पाएगी K1 माइनस अल्फा 1 टू N2 इक्वल टू N1। और इस स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी में स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको इक्वेशन 4 यूज करनी है, N2 इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 टू। स्पीसीज 2 जो है स्पीसीज 1 की प्रेजेंस में कितना ग्रोथ कर पाएगी मैक्सिमम, N2 इक्वल टू K2 माइनस अल्फा टू 1 N1, इक्वेशन 5। अब अगर स्पीसीज 2 पूरी तरीके से गायब हो जाए तो स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी में कितना स्पीसीज 1 के मेंबर्स आ सकते हैं, K2 डिवाइडेड बाई अल्फा टू 1। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है लोड का वोल्टेरा में, वो होता है सिनेरियो। यहाँ पे 4 कंडीशन होती हैं, राइट। तो लोड का वोल्टेरा में जो सिनेरियो है इनको हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिनेरियो 1। अब ये सिनेरियो है क्या, पहले तो ये देखिए। सिनेरियो ये होता है कि किसी भी कम्युनिटी में 4 कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों स्पीसीज जो हैं, दोनों जो स्पीसीज, मान लो 2 स्पीसीज का हम इंटरफेस में कंपटीशन देख रहे हैं, तो 2 जो स्पीसीज पाई जा रही हैं उन दोनों स्पीसीज में से एक स्पीसीज तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है और एक कैरिंग कैपेसिटी से कम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, पहली स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों जो स्पीसीज हैं वो दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। और चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों स्पीसीज ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी से क्या है, कम है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि कोई भी हैबिटेट अपने अंदर उस स्पीसीज के मैक्सिमम इतने ही मेंबर्स को अलाउ कर सकता है। वो वैल्यू उस हैबिटेट के लिए या उस ग्रोथ मीडियम के लिए उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक कमरा है, उसमें 10 लोग ही मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उस कमरे की कैरिंग कैपेसिटी कितनी हुई, 10। अब जरूरी तो नहीं है कि उसमें कुत्ते भी 10 ही आए, हो सकता है कुत्ते उसमें 20 आ जाए। तो एक स्पीसीज के लिए जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जरूरी नहीं उस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी दूसरी स्पीसीज के लिए भी उतनी ही हो, वो अलग भी हो सकती है, एंड मैक्सिमम केसेस में वो अलग ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक बिहेवियर है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक साइज है, राइट। तो इसको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले सिनेरियो 1 को डिस्कस करता हूँ। सिनेरियो 1 क्या है कि सिनेरियो 1 ये कह रहा है कि जो स्पीसीज 1 है वो कैरिंग कैपेसिटी से कम है और स्पीसीज 2 कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो सिनेरियो 1, स्पीसीज 1 प्रेजेंट मोर देन कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो मोर देन के, और के क्या है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो मोर देन कैरिंग कैपेसिटी, तो स्पीसीज 1 प्रेजेंट मोर देन कैरिंग कैपेसिटी। और आपको ये अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप अभी आएंगे। तो स्पीसीज 1 प्रेजेंट मोर देन कैरिंग कैपेसिटी while species 2 present below carrying capacity, right, below carrying
कैपेसिटी, जबकि जो स्पीसीज 2 है वो कैरिंग कैपेसिटी से कम है। ये पहली सिचुएशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसको मैं ग्राफिकल तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ग्राफिकल तरीके से अगर मैं डिस्कस करूँगा तो मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा दोनों पॉपुलेशन को शो करते हुए। एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ N1 पॉपुलेशन को, राइट, और वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ मैं N2 पॉपुलेशन को। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको ग्राफ से पढ़ेंगे। तो N1 जो पॉपुलेशन है वो स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन है, एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ, और जो N2 पॉपुलेशन है वो स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन है जिसको मैं वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये बोला कि भाई जो स्पीसीज 1 है ये तो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, राइट, और जो स्पीसीज 2 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है। तो स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी, जैसे देखिए स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ये है K1, और स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी K2, ठीक है। ये तो हमने स्पीसीज के नाम से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो स्पीसीज 1 है ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, और किसी भी उसमें पॉपुलेशन में जो अवेलेबल नंबर्स है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं K2 बाई अल्फा 21 से, राइट। अभी इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। और स्पीसीज जो 2 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है, ये हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आपने जो K2 बाई अल्फा 121 लिखा है ये कहाँ से आ गया, आप सडनली ये वैल्यू कहाँ से ले आए। तो ये है K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू आई कहाँ से, इसको समझिए, यहीं पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं जब प्रीवियस स्लाइड को डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी, मान लो K1 क्या है, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी, इसको स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, तो K2 बाई अल्फा 21, राइट, ये मैंने समझाया था। तो किसी भी मतलब जैसे स्पीसीज जो 2 है उसके कितने मेंबर्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये K2 बाई अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा 21 से हमने रिफ्लेक्ट किया था। तो यहाँ पे जब भी आप ग्राफिकल सिनेरियो स्टडी करेंगे तो N2 की जो मतलब जो आपने कि दूसरी कैरिंग कैपेसिटी को दूसरी स्पीसीज के कितने मेंबर्स मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये उस स्पीसीज में मौजूद प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म संख्या को भी रिफ्लेक्ट करता है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी क्या है K1, और स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, तो K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे वो स्पीसीज 1 की अवेलेबल मेंबर्स की संख्या भी ये वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी क्या है K2, अब स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स वहां पे अवेलेबल हैं, वो है K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12, मतलब क्योंकि N2 की वैल्यू आप किससे निकाल रहे थे, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12 से निकाल रहे थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे N2 के कितने मेंबर्स एट द टाइम मौजूद हैं K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12, N1 के कितने मेंबर्स एट मोमेंट मौजूद हैं K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21। ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये फॉर्मूला आपको डिस्कस कर लिया है। अब आपको करना क्या है, K1 से K1 वाले पॉइंट को आपको मैच कराना है, और K2 से K2 वाले पॉइंट को आपको मैच कराना है, इस तरीके से। ये ग्राफ आपने मैच करा दिया। अब इस ग्राफ में जब आपने ये लाइन पॉइंट मैच कराए तो आपको दो एरिया यहाँ पे मिले, एक एरिया ए और एक एरिया बी। अब देखिए इस एरिया को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि यहाँ पे स्पीसीज 1 एक्स एक्सिस किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्पीसीज 1 को। तो यहाँ पे स्पीसीज 1 के मेंबर्स की संख्या क्या थी, 0।
इधर से स्पीसीज 1 के मेंबर्स कहाँ तक बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम K1 तक बढ़ सकते हैं, और स्पीसीज 2 के मेंबर्स कहाँ तक बढ़ सकते हैं, वो K2 तक बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब इस एरिया में बोथ स्पीसीज विल ग्रो, राइट। क्यों क्यों करेंगी दोनों स्पीसीज ग्रो? क्योंकि जीरो से, इस पॉइंट से K2 तक स्पीसीज 2 बढ़ सकती है, और जीरो से K1 तक स्पीसीज 1 बढ़ सकती है। तो ये जो एरिया है इसमें बोथ स्पीसीज विल ग्रो, पहली चीज, बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, पहली चीज, राइट। दूसरी चीज, अब इस एरिया बी में देखो, ये जो जोन आ रहा है इस जोन को देखो कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है। एरिया जो बी है, जो दोनों लाइन के बीच का एरिया है, इसमें देखिए स्पीसीज 1 को देखिए, स्पीसीज 1 के ये पॉइंट K1 से K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, इसके बीच में जो एरिया है ये है। क्या स्पीसीज 1, देखिए K1 क्या है, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी, क्या स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब स्पीसीज 1 K1 से ज़्यादा इधर नहीं आ सकती। क्या इसका मतलब स्पीसीज 1 इधर ग्रोथ नहीं करेगी। अब इधर की तरफ देखिए, स्पीसीज 2 कहाँ तक जा सकती थी, मैक्सिमम K2 तक। इसका मतलब इस एरिया में कौन सी स्पीसीज अभी ग्रोथ कर सकती है, स्पीसीज 2। तो स्पीसीज 2 ओनली ग्रो, मतलब इस एरिया के बीच में कौन सी स्पीसीज ओनली ग्रो करेगी, स्पीसीज 2। क्यों करेगी? क्योंकि अभी उसकी कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम आना बाकी है, जबकि K1 जो है वो स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी है, और स्पीसीज 1 इससे आगे नहीं जा सकती। इसलिए इस एरिया के अंदर स्पीसीज 1 ग्रो नहीं करेगी। इसके अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो करेगी, स्पीसीज 2 ग्रो करेगी। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अब ये सिनेरियो देखिए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये सिनेरियो आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो K1 की वैल्यू है वो पहले पढ़ रही है, तो K1 इज लेस देन K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1। एंड यहाँ पे जो दूसरा देखिए, एक्स एक्सिस पे जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वही जो K1 की वैल्यू है वो K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1 से कम है। ऑब्वियसली K1 पहले आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है। एंड दूसरा कंक्लूजन, दूसरा ये कि जो K2 है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, K2 इज ग्रेटर देन K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2, राइट। तो ये यहाँ से आपको इस ग्राफ से ये एक कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो ये तो रही ये वाली बात। अब यहाँ पे इस ग्राफ से आपने ये भी देख लिया कि किस एरिया के अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, क्या है। तो जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन हो, राइट, यहाँ पे जो K2 है वो ज़्यादा है, K1 जो है वो कम है, यहाँ पे आउटकम्स क्या होगा। अब देखिए यहाँ तो दोनों स्पीसीज रह रही हैं इस एरिया ए के अंदर। एरिया बी के अंदर कौन सी स्पीसीज ग्रो करेगी, सिर्फ 2। तो यहाँ पे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, 2। तो स्पीसीज 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, स्पीसीज 2 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, राइट। तो स्पीसीज 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो एरिया बी के अंदर भी ग्रोथ कर रही है, कॉम्पिटिटर। जबकि स्पीसीज 1 जो है वो क्या है, वीक है। वो इस एरिया ए के अंदर तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन एरिया बी में वो नहीं मिल रही है, इसीलिए वो वहाँ पे गायब हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, राइट। तो जब भी इस सिनेरियो में आप देखोगे कि एक स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पाई जा रही है, ये कम पाई जा रही है, तो वहाँ पे ये फाइनल आउटकम आएगा। और किसकी वैल्यू क्या है उस हिसाब से आप स्पीसीज को ये बता सकते हो कि भाई ये स्पीसीज जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। क्योंकि ये दोनों स्पीसीज 2 यहाँ पे दोनों एरिया में डेवलप ग्रो कर रही है, लेकिन स्पीसीज 1 सिर्फ एरिया ए में ग्रो कर रही है, तो ज़्यादा मजबूत कौन हुई, स्पीसीज 2, राइट। तो यहाँ पे ये एक फाइनल आउटकम रहा, राइट। अब आता है दूसरा सिनेरियो। तो देखिए सिनेरियो 2 क्या है। सिनेरियो 2 यहाँ पे हमने देखी, इसमें क्या माना था, इसमें हमने ये कहा था कि स्पीसीज 1 जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है और स्पीसीज 2 कम है। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर देते हैं,
तो सिनेरियो 2, अब सिनेरियो 2 क्या है, स्पीसीज जो 1 है, स्पीसीज 1 वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है, बिलो के, और जो स्पीसीज 2 है वो अबव के, जो 2 है वो अबव के, तो यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए सिनेरियो 1 में हमने क्या कहा था कि जो स्पीसीज 1 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, स्पीसीज 2 कैरिंग कैपेसिटी से कम है, यहाँ इसका उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब आउटकम्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे उल्टे हो जाएंगे। तो आपको यहाँ अलग कुछ नहीं करना है, तो जो हमने पहला आउटकम पढ़ा था उसी को यहाँ क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अब देखिए इसको भी हम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राफ है उसको बनाओ, यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन के बीच में आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे, ये है n1 और ये है n2, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2। यहाँ पे n1 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है k1, सेम पहले की तरह, और स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी है k2, ठीक है, ये मान लो k2 इसकी कैरिंग कैपेसिटी। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई जो स्पीसीज 1 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज 1 में जितने मेंबर्स पाए जाएंगे ये हो गया अल्फा, और स्पीसीज 1 में इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे कि वो फार्मूला याद करो कि दूसरे स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी वाला जो फार्मूला था कि अगर एक स्पीसीज के मेंबर दूसरे स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी को कितना यूज कर पाएंगे, तो वो यहाँ पे ये वैल्यू उसकी प्रेजेंट संख्या भी दिखाती है, ये हो जाएगा k2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, ठीक है। स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, k2, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी तो k2 आ गई। अब इस कैरिंग कैपेसिटी को, राइट, अब मैं स्पीसीज 2 के लिए क्या कह रहा हूँ कि स्पीसीज 2 जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पाई जा रही है, तो स्पीसीज 2 की प्रेजेंट संख्या जो है वो कौन रिफ्लेक्ट करेगा, k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2, ये उस फॉर्मूले से। देखिए कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम उसको दिखाता है कि इतने मैक्सिमम इस स्पीसीज के मेंबर्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपको स्पीसीज 1 के मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं वो देखना है तो k2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, और अगर स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स एट प्रेजेंट मौजूद हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है k1 डिवाइडेड बाई अल्फा 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो एक दूसरे से, k2 को k2 वाले पॉइंट से और k1 को k1 वाले पॉइंट से, आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ मिला। तो ये थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये इस तरीके। अब इस ग्राफ में आपको दो एरिया मिले, एरिया ए, एरिया बी। फिर वही एक्सप्लेन करना है आपको पहले की तरह कि एरिया ए जो है यहाँ 0 था, पहले कोई भी यहाँ वो पॉपुलेशन साइज नहीं था। स्पीसीज 1 मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, k1 तक आ सकती है, और स्पीसीज 2 कहाँ तक जा सकती है, k2 तक जा सकती है। इसका मतलब इस एरिया के अंदर बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, यहाँ पे क्या होगा, बोथ स्पीसीज कैन ग्रो। अगर दोनों स्पीसीज इस एरिया के अंदर पाई जा रही हैं तो दोनों स्पीसीज ग्रो करेंगी। अब इस बी एरिया के अंदर देखो जो दोनों लाइनों के बीच में पाए जा रहे हैं, यहाँ पे स्पीसीज 1 को देखो, भाई स्पीसीज 1 मैक्सिमम कहाँ तक ग्रो कर सकती है, k1 तक। इसका मतलब इस एरिया के k1 जो है इस एरिया के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज 1 तो ग्रो कर सकती है। अब स्पीसीज 2 को देखो, स्पीसीज 2 मैक्सिमम कहाँ तक ग्रो कर सकती है, k2 तक। k2 क्या है, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी कैसे आगे अलाउ करेगा, हैबिटेट नहीं अलाउ करेगा, इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज 2 ग्रो नहीं करेगी, तो ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो, ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 ग्रो करेगी। अब इस ग्राफ से कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है सिनेरियो 2 में कि जो k1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है
K2/α21 से। देखिए K1 ज़्यादा है, अल्फा K2 डिवाइडेड बाई α21 कम है, तो ये हो गया। दूसरा K2 की जो वैल्यू है वो लेस देन है, कम है, इससे क्योंकि K2 की वैल्यू कम है, K1 डिवाइडेड बाई α12 ज़्यादा है, K1 डिवाइडेड बाई α12। एक इक्वेशन आ गया, ये सिनेरियो 2 का एक आउटकम है। अब इस कंपटीशन का आउटकम क्या निकला, दोनों एरिया में कौन सी स्पीसीज ग्रो कर रही है, स्पीसीज 1, इसका मतलब स्पीसीज जो 1 है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, तो स्पीसीज 1 स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो स्पीसीज 1 जो है वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। जबकि जो स्पीसीज 2 है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, वो यहाँ पे वीक हो चुकी है, राइट। तो स्पीसीज 2 जो है वो यहाँ पे वीक है, वीक कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके की कंडीशन में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा स्पीसीज में, तो उसमें स्पीसीज 1 जीतेगी, और सिनेरियो 1 में कौन जीत रहा था, स्पीसीज 2 जीत रही थी। तो हमने लोटका वोल्टेरा इक्वेशन से जो ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के बेस पे हमने ये बता दिया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा। अब एक इसमें सिनेरियो 3 है। सिनेरियो 3 में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पाई जाएंगी, राइट। तो सिनेरियो 3 में हम क्या पढ़ेंगे, बोथ स्पीसीज प्रेजेंट एबव कैरिंग कैपेसिटी। तो जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है उसके एबव में है, एबव कैरिंग कैपेसिटी। तो दोनों जो स्पीसीज हैं वो दोनों ही अपनी कैरिंग कैपेसिटी से एबव है। तो देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, सिचुएशन सिनेरियो 3 को भी हम जब ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे भी वही आपको दोनों पॉपुलेशन में जो है वो N1 और N2 दोनों पॉपुलेशन के बीच में वो ग्राफ बनाएंगे पहले की तरह ही। अब इन दोनों पॉपुलेशन का जो है, मान लो कैरिंग कैपेसिटी इसका वही K1 और इसका कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ये रहा K2। अब इन दोनों पॉपुलेशन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो K1 K2 गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स मौजूद हैं वो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे, मैंने बताया था कि किसी भी कैरिंग स्पीसीज में कितने मेंबर्स एट प्रेजेंट मौजूद हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे की वैल्यू जो फार्मूला था कि दूसरे जैसे K1 के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, K2 डिवाइडेड बाई α21, और कितने K1 के मेंबर्स हैं वो उसको K1 डिवाइडेड बाई α12, राइट। तो देखिए एक्चुअल वो कितना ग्रो कर सकते थे, K1 और K2 के बराबर कर सकते थे, लेकिन कितने हैं वो K2 डिवाइडेड बाई α21 और K1 डिवाइडेड बाई α12, मतलब उनकी औकात से ज़्यादा है, मतलब जितना उनको ग्रो करना नहीं था उससे ज़्यादा वो ग्रो कर गए। क्या होगा, तो होगा क्या, इस तरह की सिचुएशन में ये दोनों जो लाइन है ये एक पॉइंट पे काटती हैं, इस लाइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं इस लाइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम है ये वो लाइन है जहाँ पे दोनों आइसोक्लाइन लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, राइट। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इन एरिया के जो ग्राफ हैं इनको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 आपको एरिया मिले, ए, बी और सी। पहले हम एरिया ए को एक्सप्लेन करते हैं। एरिया ए में जो है, अगर स्पीसीज ए है पहले 0 थी,
अब वो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, वो K1 तक आ सकती है और K1 तक ही आई है। और स्पीसीज जो 2 है वो K2 तक आ सकती है, वो भी K2 तक ही आई है। इसका मतलब यहाँ पे बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, राइट। तो यहाँ पे जो है दोनों स्पीसीज ग्रो कर सकते हैं। अब इस एरिया बी में देखो, ये जो एरिया स्पीसीज 1 जो है, इस जो एरिया बी है ये K1 से K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 इस के बीच में पाया जा रहा है। तो क्या स्पीसीज 1 को उसका हैबिटेट उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अलाउ करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब स्पीसीज 1 तो इस एरिया में ग्रो नहीं कर सकती। अब स्पीसीज 2 के लिए देखो, स्पीसीज 2 जो है वो इस एरिया में ग्रो हो सकती है। क्यों? क्योंकि K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21 ये वो संख्या को, ये दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। एक तो K1 जो स्पीसीज 1 है उसके कितने मेंबर्स हैं, और दूसरा इस कैरिंग कैपेसिटी को स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्पीसीज 2 जो है वो यहाँ तक ग्रो कर सकती है। इसका मतलब इस एरिया में स्पीसीज 2 कैन ग्रो है। क्यों स्पीसीज 2 ग्रो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये दो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करती है। एक तो स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स एट टाइम मौजूद हैं, दूसरा इस हैबिटेट को स्पीसीज 2 के कितने मेंबर्स कैरिंग कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब स्पीसीज 2 जो है वो यहाँ तक ग्रो कर सकती है। अब एरिया सी में आइए, स्पीसीज जो 1 है, सॉरी स्पीसीज 2 है, वो तो K2 से आगे नहीं जा सकती क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी क्या है, K2। लेकिन जो स्पीसीज 1 है वो इस कैरिंग कैपेसिटी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, वो है K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2। इसका मतलब स्पीसीज 1 कैन ग्रो, इस एरिया में स्पीसीज 1 कैन ग्रो, क्योंकि K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 जो है ये स्पीसीज 1 के उतने मेंबर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है जो इस कैरिंग कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमें इस तरीके से 3 एरिया मिले और तीनों एरिया में स्पीसीज कौन कौन से ग्रो कर सकती है वो हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बना वो क्या है कि भाई जो K1 है वो लेस देन है K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21 एंड जो K2 है वो भी लेस देन है K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2 से। ये तो रहा यहाँ का एक मैथमेटिकल आउटपुट। अब यहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनका कंक्लूजन क्या निकला, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही जो स्पीसीज हैं वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी जो है उससे ज़्यादा पाई जा रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा पाया जाएगा रेदर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इस तरीके का कंडीशन में क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो ज़्यादा होगा रेदर देन इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखिए क्यों होगा इसको समझिए। ठीक है, इंटर देखिए दोनों ही स्पीसीज जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों के पास जितनी औकात है उससे ज़्यादा वहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं। तो दोनों के मेंबर्स पहले तो आपस में लड़ेंगे क्योंकि उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे पैदा हो चुके हैं। तो पहले तो वो आपस में लड़ाई करेंगे, अपने लिए जगह बनाएंगे, उस कैरिंग कैपेसिटी को यूज करेंगे। तो इंट्रा स्पेसिफिक वहाँ आपस में लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा, और जब आपस में वो निपट लेंगे तब वो किसी दूसरे से लड़ेंगे। इसका मतलब जब भी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा किसी की पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पहले स्पीसीज में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, दूसरे से तो वो बाद में लड़ेंगे, दूसरी स्पीसीज से वो बाद में लड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है रेदर देन इंटर स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जो है, कभी भी ध्यान रखना, नो एक्सटिंक्शन, कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होती, जब जबकि इंटर स्पेसिफिक में एक्सटिंक्शन होता है। एक्सटिंक्शन, अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है
तो वो इंट्रा स्पेसिफिक से नहीं होगी, वो किससे होगी, इंट्रा स्पेसिफिक से नहीं होगी, इंटर स्पेसिफिक से होगी। लेकिन यहाँ ज़्यादा क्या हो रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक। इसका मतलब यहाँ पे बोथ स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट, दोनों साथ साथ रह सकती हैं। बोथ कैन को एग्जिस्ट मतलब दोनों जो है साथ साथ रह सकती हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो को एग्जिस्टेंस है वो कैसा है, स्टेबल को एग्जिस्टेंस है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके का एग्जिस्टेंस मिलेगा, स्टेबल को एग्जिस्टेंस मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हैं, और जब भी वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती हैं तो पहले वो आपस में लड़ती हैं। इसका मतलब वहाँ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होता है, और इंट्रा स्पेसिफिक में कभी भी एक्सटिंक्शन नहीं होता। इसका मतलब वहाँ पर दोनों स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं, और जब भी दोनों एक साथ रहेंगी तो वो कैसा को एग्जिस्टेंस दिखाएंगी, स्टेबल को एग्जिस्टेंस दिखाएंगी, राइट। तो ये रहा सिनेरियो 3, जब दोनों स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेजेंट हों। अब आता है हमारा लास्ट सिनेरियो, लोड का वोल्टेरा का लास्ट सिनेरियो। और लास्ट सिनेरियो जो है वो ये कहता है कि बोथ स्पीसीज प्रेजेंट बिलो देयर के, बोथ स्पीसीज प्रेजेंट बिलो देयर के, प्रेजेंट बिलो देयर कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए वही सेम ग्राफ बनाना है आपको दोनों पॉपुलेशन में, N1 और N2। तो ग्राफ जो है थोड़ा सा कई बार टेढ़ा सा हो जाता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे मान लो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है K1 और इसकी कैरिंग कैपेसिटी है K2, लेकिन दोनों की जो अब प्रेजेंट संख्या है तो वो क्या कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं N1 के, तो N1 देखिए मैंने N1 इक्वल टू बताया था K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21, और N2 बताया था K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12। तो ये फार्मूले दो आपको याद रखने, ये दो इन्फॉर्मेशन देते हैं ये फार्मूले, एक तो कितना दूसरे स्पीसीज का और मेंबर्स एक स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी में आ सकता है, दूसरा प्रेजेंट संख्या एट द टाइम वहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीसीज 1 के कितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तो इससे कम रखना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से क्या है, कम मौजूद है। तो इसको हम देते हैं K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 21। वैसे ही कैरिंग कैपेसिटी से यहाँ भी कम है, तो ये हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12। तो वही K1 को K1 से मिला दो और K2 को K2 से मिला दो। यहाँ पर K1 से मिलाऊंगा तो ये K2 को K2 से मिलाऊंगा तो ये, तो यहाँ पे ये काट रहा है, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे भी मुझे 3 एरिया मिले, A, B और C। तो जो A है यहाँ पे देखो, पहले यहाँ 0 से वो K1 तक आ सकता है, ये 0 से K2 तक जा सकता है। इसका मतलब इस एरिया में दोनों स्पीसीज, बोथ स्पीसीज कैन ग्रो। यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। बोथ स्पीसीज कैन ग्रो, राइट। स्पीसीज बी में देखिए, सॉरी एरिया बी में, यहाँ पे इस एरिया में स्पीसीज 1, एक्स एक्सेस किसका है, स्पीसीज 1 का। तो स्पीसीज 1 कहाँ तक आ सकती है, कैरिंग कैपेसिटी उसकी K1 है तो यहाँ तक आ सकती है। क्या स्पीसीज 2 आ सकती है, नहीं, स्पीसीज 2 मैक्सिमम यहीं तक रह सकती है, क्योंकि ये स्पीसीज 2 के उन मेंबर्स की संख्या को भी रिफ्लेक्ट करता है जो इस कैरिंग कैपेसिटी में आ सकते हैं। इसका मतलब इस एरिया में ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो, ओनली स्पीसीज 1 कैन ग्रो। इस एरिया बी के अंदर सिर्फ स्पीसीज 1 ग्रो करेगी। अब एरिया सी में देखो, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 12, मतलब स्पीसीज 2 K2 तक जा सकती है। इसका मतलब इस एरिया में स्पीसीज 2 तो ग्रो कर सकती है, लेकिन स्पीसीज 1 का क्या सिचुएशन है,
स्पीसीज 1 मैक्सिमम इस कैरिंग कैपेसिटी में कितना आ सकता है, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1 2। इसका मतलब स्पीसीज 1 इससे आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे ओनली स्पीसीज 2 कैन ग्रो, मतलब इस एरिया के अंदर स्पीसीज 2 ही ग्रो हो सकता है, स्पीसीज 1 इसके अंदर ग्रो नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किस तरीके का आउटकम है। तो पहले तो इसका मैथमेटिकल आउटकम कि यहाँ पे जो K2 है, यहाँ पे जो K2 इज ग्रेटर देन K1 divided by alpha 1 2 and K1 is also greater than K2 divided by alpha 2 1। ये तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आप पता करते हैं। देखिए K1 की वैल्यू ज़्यादा है इससे और K2 की वैल्यू यहाँ इससे ज़्यादा है, तो बस वही लिखाई तो है मैंने। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, देखिए यहाँ पे जब दोनों ही स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से हाँ कम है तो उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन तो नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, राइट। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि वो आपस में तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से कम है, लेकिन उनका कोई फूड या कुछ किसी चीज़ के लिए आपस में वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसलिए इंटर स्पेसिफिक यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है रेदर देन इंट्रा स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक में जो है वो एक्सटिंक्शन होता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्सटिंक्शन क्या होता है, लुप्त हो जाती है स्पीसीज। एक्सटिंक्शन अकर, यहाँ पे लुप्त हो जाती है स्पीसीज। जब एक्सटिंक्शन होगा तो यहाँ पे जो कोएग्जिस्टेंस है, ये जो एरिया जहाँ दोनों स्पीसीज ग्रो कर रही हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये कैसा है, अनस्टेबल है। इसका मतलब यहाँ जो कोएग्जिस्टेंस है वो कैसा है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन कि जब दोनों स्पीसीज जो है कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हैं तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और जब दोनों स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम होती हैं तो वहाँ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इफेक्टिव हो जाता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में एक्सटिंक्शन होता है और इस तरीके का जो एग्जिस्टेंस होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल तरीके से हमने चारों सिनेरियो को डिस्कस किया, समझा क्या उनका कंक्लूजन है। तो लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल है ये CSIR, UG एंड PG एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ लोटका-वोल्टेरा मॉडल का जो एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में जो एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है ग्राफिकल तरीके से और किस तरीके से लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन जो है वो हमने मॉडिफाई की, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों।